हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने लगे हैं दैट इज पेस्टल एनालिसिस ऑन इट्स ओन। सिर्फ एक टॉपिक F1 के अंदर से पेस्टल एनालिसिस। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे F1 को समझने के लिए अपने आप को कोर्स के अंदर एनरोल कराएं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 ऑफ जून 2023। 6 ऑफ जून 2023। और ये कोर्स एंड हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 30th ऑफ जुलाई। और आप रेडी हो गए फॉर पेपर्स इन August 2020। यानी कि अभी 2-3 दिन के बाद हमारा कोर्स फुल स्विंग में होगा, फुल स्विंग मोड में होगा। यहाँ से फिर आप तो ये समझ लो कि हम लोग रोज के रोज कुछ ना कुछ अच्छी चीज पढ़ेंगे। मैंने अपनी डेमो क्लास के अंदर एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे कर रहे होंगे। खैर, एक छोटा सा टॉपिक है फ्रॉम विद इन F1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ से आपके एमटीक्यूज एंड एमसीक्यूज दोनों बहुत बन सकते हैं। बहुत खुले दिल से जो एग्जामिनर है वो इस चीज के ऊपर सवाल पूछेगा हमेशा से। पेस्टल एनालिसिस की अगर बात करें तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ मूव करूं, आपको पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक बना क्यों। आपको पता है कि यार F3 अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, अगर आपने F2 का एग्जाम दिया हुआ है, आपने अगर डिफरेंट एग्जाम्स FD के दिए हुए, साथ ये वाले एग्जाम्स भी दिए हुए, यू मस्ट नो कि यार इन द वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग इटसेल्फ क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देना। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं यार, ये तो आपको F1 का जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो वहां पे पता लगेगा। ऊपर से अगर मैं समझाऊं तो उसका मतलब यही है इन शॉर्ट कि यार शेयर होल्डर वो लोग जो कंपनी के ऊपर रिलाई करते हैं। उसमें कौन कौन है? शेयर होल्डर है जो कंपनी के शेयर्स को ऑन करते हैं, जो कंपनी के अंदर कंट्रोल रखता है, जिसको प्रॉफिट मिलता है, जिन्होंने बैंक बैंक का लोन प्रोवाइड किया हुआ है, लोन जिन्होंने दिया हुआ है वो सारे। कस्टमर आपका स्टेक होल्डर होता है क्योंकि वो आपसे चीजें खरीद रहे हैं। वो लोग जो आपकी कंपनी से इम्पैक्ट हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं आपकी कंपनी की वजह से, उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर। चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उन सब लोगों को जो इम्पेक्टेड होते हैं उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। अब इस चीज को मोर इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं जिस वक्त F1 का कोर्स हम लोग करते हैं, वहां पे बड़ी डिटेल में इस चीज को हम लोग पढ़े होते हैं। अच्छा, अगर इसको मैं फर्दर आगे लेके चलूँ तो पेस्टल एनालिसिस जो है ना, वो किस लिए बनाया गया। हम लोग देखो नंबर्स के ऊपर बता रहे होते हैं अपने लोगों को कि यार हम लोगों ने कितना रेवेन्यू कमाया, हमारा प्रॉफिट कितना था, ये सब कुछ तो हम लोग बता रहे होते हैं, ठीक है। अब दुनिया के अंदर पेस्टल एनालिसिस की जरूरत क्या पड़ी? आप जब F9 पढ़ोगे ना, कल को F9 पढ़ोगे तो वहां पे आप, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी तरीके की, यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। अब आप कब इन्वेस्टमेंट करोगे? जब आपकी कॉस्ट फुलफिल हो रही है प्लस आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपने 1000 रुपीज, डॉलर्स या पाउंड की इन्वेस्टमेंट की, अब आपको रिटर्न कितना होना चाहिए? 1000 जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस प्रॉफिट भी चाहिए आपको। प्रॉफिट कितना लोगे आप? एटलीस्ट जो आप पे डिपेंडेंट है 50% प्रॉफिट चाहिए या फिर 60% चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये वाली कॉस्ट आपने कवर अप करनी है। अब ये सब कुछ जो हम लोग कर रहे होते हैं ये क्या है? नंबर्स की गेम है। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपके पास इन्वेस्टमेंट की 5-6 अपॉर्चुनिटीज है, हर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वापस दे रही है और अच्छा भला रिटर्न भी दे रही है। अब आप कोई एक सिलेक्ट करोगे, सारों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो कौन सी सिलेक्ट करोगे? इन चीजों के ऊपर डिसाइड करने के लिए, या जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन, ये होती है क्वांटिटी बाय क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना, दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हो, जब आप थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देते हो, तो वहां पे आपका एक ये वाला टॉपिक आ जाता है, पेस्टल एनालिसिस करके दो। और दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका कंपैरेटिव फोर्सेस वाला, कि ये भी कर दो मुझे। डिसाइड करना है ना कि क्या आपने ये जो डिसीजन ले रहे हो वो लेना है या नहीं लेना। तो उस चीज के लिए क्या चीज जरूरी है कि आपको पता हो कि यार थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है मैंने। अगर कल को मेरे से आगे कोई पूछे कि यार चलो आपके रेवेन्यूज तो अच्छे हैं, चलो आपका जो प्रॉफिट है वो तो बहुत अच्छा है, इस कंपनी का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ जिस कंट्री में आप काम करते हो उधर का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। क्या पता उधर की पॉलिटिक्स जो है वो किसी अजीब किस्म की हो, वहां पे पॉलिटिक्स ठीक तरीके से ना करते हो, डेमोक्रेसी अच्छी ना हो, रूल ऑफ लॉ ठीक ना हो, ब्राइबरी ज्यादा होती हो। तो ऐसी जगह पे भी तो डिपेंडेंट है ना कि क्या वो इन्वेस्टर आपके अंदर इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में या नहीं करेगा। वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज करते हो, लीगल केसेस तो आपके ऊपर कोई नहीं है। आपको एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हो या फिर एनवायरमेंट से हट के प्रोडक्ट बनाते हो, आप एनवायरमेंट का ख्याल भी करते हो या नहीं करते? अच्छा, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो
क्या कल को जो लोग बड़े हो जाएंगे, जो बूढ़े हो जाएंगे, आज जवान लोग आपका जो जिनकी एज 30 है वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब वो जब 40 साल के हो जाएंगे वो लोग जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो क्या ये 40 साल की उम्र में भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? कल्चरल चेंज की वजह से आपका प्रोडक्ट कहीं आउटलाइन तो नहीं हो जाएगा। कल्चरल चेंज क्या होता है? अब मुसलमानों के कंट्री के अंदर आप जाके पिग का गोश्त नहीं बेच सकते। अब अगर आप एक पिग का गोश्त बेचने का बिजनेस शुरू कर रहे हो और आप कहते हो मैंने पाकिस्तान के अंदर या फिर मैंने किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर, सऊदीया के अंदर जाके बिजनेस करना है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा लोग गोश्त खाते हैं, भाई वो गोश्त खाते हैं, लेकिन क्या उधर का सोशल कल्चर इस चीज की इजाजत देता है कि आप ये बिजनेस करो वहां पे? डिसाइड आप नंबर्स की बेस पे तो नहीं करोगे, आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और फर्दर उस कंट्री की इकोनॉमिक्स कैसी है ये भी आप देखोगे। ठीक है? तो इन सब चीजों के लिए कि क्वांटिटेटिव वाइज तो चलो नंबर्स के ऊपर तो आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, लेकिन क्वालिटी होना भी जरूरी है। थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी होता है कि यार क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ, जो बिजनेस इस वक्त चल रहा है, वो क्वांटिटेटिव वाइज तो अच्छा बिजनेस है, क्वालिटेटिव वाइज अच्छा है कि नहीं है, ये क्या चीज आपको बताएगी? इस सब कुछ को डिसाइड करने के लिए, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के मॉडल्स पढ़ोगे आप F1 के अंदर। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल हम लोग आज पढ़ेंगे, विच इज पेस्टल एनालिसिस करना। पेस्टल एनालिसिस बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, सिर्फ F1 के लिए नहीं है ये इंपॉर्टेंट, याद रखना ये SPL में भी बहुत टेस्ट होता है, SBL के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि F1 डायरेक्टली लिंक है विद SPL पर। पेस्टल यहां पे आपको समझ आ गया, SPL में आप यही वाला इस्तेमाल करके अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो, SBL का क्वेश्चन जो पेस्टल का आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? इसलिए इसके ऊपर गौर रखना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आए मैं पेस्टल के ऊपर, तो मैंने क्या बोला? पेस्टल, PESTLE, इसको फर्दर इनके ओरिजिनल लफ्जों के ऊपर डिवाइड किया जाता है, यानी दिस P स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, द सेकंड E स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, S का मतलब कुछ और है, T का मतलब कुछ और है, L का मतलब कुछ और है, एंड E इटसेल्फ इज समथिंग एल्स। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सबसे पहले मैंने बात की P क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिनेरियो। दूसरे नंबर पे हमने बात की सेकंड ई की, उस वो किस चीज को रिकमेंड रिप्रेजेंट करेगा? एनवायरमेंट। फिर थर्ड के ऊपर एस है, एस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सोशल। नंबर फोर के ऊपर आता है आपके पास टी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। फिर आता है आपके पास एल, फाइव के बाद फाइव, एल, दैट इज लीगल। फाइनल ई आपके पास रह जाता है, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पेस्टल की पहली पांच चीजें जो हम लोगों ने डिसाइड की, यार पी किस चीज के लिए? पॉलिटिकल के लिए। ई किस चीज के लिए? एनवायरमेंटल के लिए। ठीक है? और अगर सोशल है तो वो किस चीज के लिए? एस है तो वो किस चीज के लिए? सोशल के लिए। ये एक मेमोनिक है जिसको आपने याद रखना है, दिस इज अ मेमोनिक। पेस्टल आपको याद है तो आपको पता है व्हाट ईच वर्ड मीन, पी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एस क्या है, टी क्या है, एल क्या है, आखिरी ई को भी छोड़ दो। अब अगर इन पे फर्दर आए हम लोग, पेपर में सबसे पहली बात सवाल कैसा आएगा? वो आपको कुछ सिचुएशन देगा, कोई स्टोरी देगा एग्जामिनर, और बोलेगा क्या ये पेस्टल के अंदर से पॉलिटिकल के साथ लिंक करता है, क्या ये पेस्टल के अंदर से एनवायरमेंटल के साथ लिंक करता है, क्या ये पेस्टल के अंदर से सोशल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ किस चीज के साथ लिंक करता है, मुझे ये बताओ। वहां पे आप राइट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करोगे स्टोरी को पढ़ने के बाद। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए यार हर एक चीज का मतलब क्या है, रियल लाइफ में कैसे यूज होती है। हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज की एग्जांपल लेते हैं। अब भाई ये इंडस्ट्री क्या बला है? ये भी तो एक नया नाम आपको पढ़ने को मिल रहा है। इंडस्ट्री भी मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस की है अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। सबसे पहले वाला जो टॉपिक है ना, सेकंड नंबर का टॉपिक, वहां पे आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। डेमो क्लास के बाद जैसे ही आप पहले टॉपिक की तरफ जाते हो, एनरोलमेंट की तरफ, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की कितनी टाइप्स होती है। मैं कहता हूँ मेरी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस है, रिटेल इंडस्ट्री, या फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर मेरा बिजनेस है। रिटेल का मतलब वॉलमार्ट हो गया, टेस्को हो गया, पाकिस्तान के अंदर बात करो तो मेट्रो आ गया, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, MCC हो गया, इस तरह से Amazon हो गया, वो भी तो रिटेल है, ऑनलाइन है, रिटेलिंग है ना, लेकिन वो भी। चलो हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं आज Amazon। मैं Amazon USA की सिर्फ बात करूंगा, जस्ट Amazon USA, इसके अलावा और कुछ भी। ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक कंपनी है हमारे पास यार Amazon USA, ये अपने ऊपर पेस्टल एनालिसिस करना चाहते हैं।
द कंपनी वांट्स टू नो कि यार पेस्टल एनालिसिस में हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या हम लोग एक अच्छी कंपनी है या नहीं हम लोग अच्छी कंपनी। इट डिपेंड्स अपॉन दीज 5 क्राइटेरिया कि क्या यार पेस्टल एनालिसिस करने के बाद ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है या नहीं है। अगर मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस करना है तो इसका क्या मतलब है, रूल्स कैसे हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए इन इन यूएसए, पॉलिटिकल रूल्स कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसी है उस कंट्री के अंदर। क्या मतलब है इस बात का कि अगर एक ऐसा कंट्री, अगर यूएसए के अंदर रूल्स बहुत सख्त हैं कि आप रेगुलेशन है कि अगर नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है ना, आपने लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आपने जाके 100 किस्म के अप्रूवल्स लेने हैं। क्या मतलब है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज अ हेक्टिक प्रोसेस। एक पॉलिटिकल स्टांस उस कंट्री का ऐसा है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ क्या है, रुक रही है, वो स्टेगनेटेड हो जाती है। वो ग्रोथ स्टेगनेटेड का मतलब क्या है, ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, आप एक जगह फंसे हुए हो। ये होते हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज कि आपके रूल्स, आपकी रेगुलेशंस, आपका टैक्स, टैक्स भी तो पॉलिटिकल से लीड करता है ना, कोई भी ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट से लीड कर रही है वो पॉलिटिकल है। ठीक है, टैक्स आपका इतना ज्यादा कि आप प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, आप जितना ज्यादा रेवेन्यू कमाते हो आधे ज्यादा टैक्स के अंदर दे देते हो, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज लिंक करती है आपकी गवर्नमेंट के साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे। मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको। टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के आप एक एग्जांपल ले लो। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले 1 साल से क्या है, बहुत इंतहाई खराब है। जिसकी वजह से क्या मसले बन रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो खराब होने की वजह से किस तरह के मसले बन रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज, इट इज ड्रॉपिंग डे बाय डे। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स गिरती जा रही है कंपनीज की। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, आगे आ जाओ फॉरेन करेंसी के ऊपर, हर एक चीज गिरती जा रही है। अगर लेट सपोज पाकिस्तान में आज एक कंपनी बैठी हुई होती जो कि इंपोर्ट करती है अपने प्रोडक्शन के लिए कोई रॉ मटेरियल, भाई पहले 100 के एक्सचेंज के ऊपर उसको यूएस टू पीकेआर 100 था तो उसको मिलती थी वो चीज 1000 रुपीज की। आज वही चीज अगर 300 का एक्सचेंज रेट है वो 3000 की उसको पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन अप। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली गई है तो क्या होगी, सेलिंग प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग ये चीज F1 के अंदर पढ़ेंगे, जैसे जैसे सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है डिमांड उस प्रोडक्ट की उतनी गिरती जाती है, और जैसे जैसे सेलिंग प्राइस कम होती है डिमांड उस प्रोडक्ट की ज्यादा होती जाती है। तो किस तरह से इफेक्ट है, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से आपकी सेल्स फ्यूचर के अंदर इंपैक्ट हो रही है। समझ आई, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से सिर्फ एक पी हमने पढ़ा कि अगर आप पी का सिर्फ एनालिसिस कर लो, पॉलिटिकल एनालिसिस कर लो किसी कंपनी के ऊपर, आपको उसके फ्यूचर, उसकी करंट सिचुएशन, उसकी फ्यूचर सिचुएशन और उसकी पास्ट सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को आप लेके चल सकते हो कि यार क्या ये कंपनी कल को इस सिनेरियो, इस कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल इस सिनेरियो के अंदर ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो उस कंट्री का बहुत खराब है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट है, टैक्स बहुत हाई है, तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे, रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाएगा, आपको रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा होंगी, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। द हायर द रेगुलेशन द मोर द कॉस्ट। ये भी हम लोग F1 के अंदर खैर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जाके आगे। ठीक है, अब अगर मैं इससे आगे मूव करूं तो क्या है, एनवायरमेंटल एनालिसिस कि यार जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हो वो एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं या नहीं। आजकल दुनिया के अंदर ग्रीन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इन हुए हैं। क्या मतलब है इस चीज का, अगर आपने नाम सुना होगा यार, मीट की कंपनीज हैं, ऑर्गेनिक मीट बना रही है, दे आर नॉट वो गाय भैंस और इस तरह की चीजों को नहीं वो करते, ज़िबा नहीं करते और उनका मीट नहीं खाते। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज है। अब अगर आप एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हो, टेस्ला हो गई, एनवायरमेंटली फ्रेंडली थी, उसका वैल्यू स्टॉक किधर गया, इतना ऊपर चला गया उसका। अगर उस वक्त आपने बैठ के ये एनवायरमेंटल एनालिसिस उस कंपनी पे किया हुआ होता कि यार एनवायरमेंटली फ्रेंडली है वो कंपनी या नहीं है, अगर वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है तो कंपेयर करते आप जनरल पॉपुलेशन के साथ कि यार पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं और प्लस ये कंपनी भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, टेस्ला गाड़ियां एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना रही है, तो भाई डिमांड बढ़ती जाएगी इनकी चीजों की। लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि लोग यही सोचेंगे यार ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीजें बनाती है तो हम लोग इन्हीं से खरीद लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सेम सिनेरियो अगर हम लोग सोशल की तरफ आ जाए। एस, आखिरी एस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, सोशल। अगर सोशल की बात करूं, डेमोग्राफ, मैंने आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि यार आज एक बच्चा या एक बंदा जो कि 30 ईयर्स का है वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं आइसक्रीम में। ठीक है, आप एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी हो, नॉर्मल जो आपके परचेजेस है वो फॉल करते हैं 25 से 30 ईयर्स के दरमियान में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ज्यादातर तो बच्चे ही होते हैं ना।
चलो ये एग्जांपल आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, हम लोग बच्चों की तरफ ही चले जाते हैं सीधा सीधा, कि ज्यादातर जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं वो बच्चे हैं। बड़े इतनी आइसक्रीम शौक से नहीं खाते। 1 to 10 ईयर्स के दरमियान के बच्चे भाई आपकी आइसक्रीम बड़े शौक से खाते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि यार आज तो चलो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बच्चों की 1 से 10 साल के दरमियान की, आपकी पर मंथ सेल्स होती है 10,000 आइसक्रीम्स आप बेचते हो हर महीने की। इट डजेंट मैटर आपकी सेल्स प्राइस क्या है, ठीक है, लेकिन कल को इन्हीं बच्चों ने बड़ा हो जाना है। ये बच्चे अब 15 साल की उम्र तक जब पहुंचेंगे, तो क्या उस वक्त ये आपकी आइसक्रीम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो रिस्क तो मौजूद है कि कल को अगर पॉपुलेशन गिर जाती है और बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने तो बड़ा होना है, तो आपकी जो 10,000 की सेल्स हुआ करती थी वो फिर अब कितनी होंगी? वो चलो 5,000 पे आ जाएंगी। तो इस सोशल पर्पस की वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से, सोशल डेमोग्राफ इसको बोला जाता है, इस डेमोग्राफ चेंज की वजह से क्या आपकी सेल्स इंपैक्ट हुई? क्या आपकी कंपनी के ऊपर फ्यूचर में इंपैक्ट आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, अगर इसको फर्दर इलेबोरेट करूं तो उसको मैं कैसे करूंगा कि यार देखो, कल्चर, मैंने आपको एग्जांपल दी, मुस्लिम कंट्रीज में आप जाके पिग का गोश्त नहीं बेच सकते, यू कांट सेल पिग मीट। हाँ, बंदे बहुत ज्यादा हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन इंतहाई ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अब अगर आप नंबर्स की बेसिस के ऊपर बोलो पॉपुलेशन इतनी है, लोग गोश्त खाते हैं, ठीक है, दे डू लाइक मीट, और इसलिए वो हमारा मीट खरीदेंगे। लेकिन आपने ये वाला तो इम्पैक्ट निकाल ही दिया ना बीच में से, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, यार कल्चर ही नहीं है उनके पास इस चीज का, दे डोंट एक्सेप्ट इट, तो आपकी सेल्स तो नहीं होंगी, कल को आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा अगर उधर जाके बिजनेस करना चाहोगे। ठीक है, इस तरह से दिस इज द सोशल साइड ऑफ दिस। ऑब्वियसली हो सकता है आपको इतना इन डेप्थ अभी ये ना समझ आ रहा हो, उसकी दूसरी रीजन ये है कि यार हम लोग क्वेश्चंस जिस वक्त करते हैं ना, वहां पे इसकी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, जिस वक्त आप क्वेश्चंस को देख रहे होते हो वहां पे इसकी क्लैरिटी बहुत डिटेल में आती है बंदे को कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। मैं भी आपको एक क्वेश्चन बना के भी देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि क्वेश्चन आपको किस टाइप का आएगा हमेशा पेपर के अंदर, एग्जामिनर किस तरह से आपकी तरफ एक क्वेश्चन फेंक सकता है। पहले हम लोग आगे वाली चीजें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं यार टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे दुनिया के अंदर हर एक बंदा जो है आज वो किस चीज के पीछे है कि यार मैं किधर से शॉपिंग करूं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लूं, कॉस्ट कम आएगी, जाके घूमना फिरना नहीं है। अब तो अगर आपका बिजनेस एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, ऑनलाइन आपकी एक वेबसाइट है, वहां पे आप सेल परचेज करते हो, एक गुडविल बनी हुई है, आपकी गुडविल का क्या मतलब होता है? वेल नोन हो आप, वेल नोन हो अपनी फील्ड के अंदर, तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपका सेल्स ज्यादा होंगी ना, वो इस वजह से नहीं होंगी कि आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हो सकता है आप प्रोडक्ट्स अच्छे ना बेचते हो, ये भी रीजन है। लेकिन आपको फायदा किधर से हुआ कि द ऑल ऑफ द सोशल पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स किस चीज के लिए? ऑनलाइन शॉपिंग करनी है यार, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैंने कपड़े खरीदने तो ऑनलाइन खरीदने हैं, मैंने कपड़े के अलावा कोई भी जूते खरीदने तो मैं वो भी ऑनलाइन खरीद सकता हूँ। तो इस वजह से आपकी अगर इस चीज की एक ऑनलाइन शॉप बनी हुई है और लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि जूते और कपड़े वो लोग ऑनलाइन लें, तो भाई फिर आपके वाह वाह है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल साइड से वो चीज ऊपर जा रही है। अगर कोई इन्वेस्टर आएगा, देखेगा कि यार टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा इन है, अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक चीज बनाते हो तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है। यू कैन टेक फेसबुक, ट्विटर ले लो आप, इन कंपनीज ने कभी प्रॉफिट्स बनाए? नहीं, इन कंपनीज ने हमेशा से लॉसेस बनाए, दे आर ह्यूज लॉसेस। उनकी अगर हम लोग देखें टोटल रेवेन्यू कितना उन्होंने लिया, प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस विच इज व्हाट प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट होता है। जब आप बिजनेस करते हो, अगर आपने एक चीज खरीदी 100 रुपीज की और उसको बेचा 110 रुपीज का, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 10 रुपीज का हुआ। लेकिन जब मैं फेसबुक की बात करता हूँ तो भाई उनकी सैलरीज, उनके बाकी एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि वो हमेशा से इनका ये चीज किधर जा रही होती है? -10 पे जा रही होगी, -30 पे जा रही होगी, -50 पे जा रही होगी। लेकिन आपका सवाल बनना चाहिए कि यार ये लॉसेस होने के बावजूद वो कंपनीज आज तक जिंदा कैसे हैं? उनके पास कैश कहां से आ रहा है कि लॉसेस कमाने के बावजूद वो लोग क्या कर रहे हैं? जिंदा हैं, आज तक वो कंपनीज चल रही हैं ताहयात। ऐसा क्यों है? भाई उसकी रीजन है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को प्रेस किया था दुनिया के अंदर। कैसे? कि भाई आज इन्वेस्टर ये देखता है, जो लोग उनकी उस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग उनको लोन्स देते हैं, उनको पता है यार चलो आज ये लॉसेस में है, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर चलती है, टेक्नोलॉजी पूरी जिंदगी के लिए चलने वाली चीज है, वो ताहयात अब चलेगी ये टेक्नोलॉजी, ये खत्म नहीं होने वाली। हम मर जाएंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी। तो अगर आज इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दें तो कल को तो प्रॉफिटेबल इस कंपनी ने होना ही है, तो कल को हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको जो रिटर्न आया, जो प्रॉफिट आया, जो कैश आया, जो इन्वेस्टमेंट आई, वो इसलिए नहीं आई कि आप जो हो बहुत एक डिफरेंट कंपनी थे, वो इसलिए आई कि यार टेक्नोलॉजिकली आप बहुत एडवांस्ड कंपनी थे, आपकी जो मेहनत थी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांस थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल दुनिया, कोविड आया, दुनिया के अंदर कोविड आया,
जब कोविड आया तो ऑनलाइन जो आप जाके किसी जगह पे फिजिकल एसीसीए की क्लासेस लिया करते थे, वो अब नहीं ले सकते थे। फिजिकल क्लासेस लेना खत्म हो गई थी उस वक्त। तो लोगों ने क्या किया, इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, अपने आप को ऑनलाइन लेकर आए, टेक्नोलॉजी को यूज किया। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार आपने मुझे 15,000 की फीस दी हुई है फॉर एसीसीए F1, और ये जो 15,000 की फीस है ये फिजिकल क्लासेस की थी, एकदम कोविड आ गया, अब ये 15,000 तो मुझे आपको वापस करना ही करना है ना, मेरे लिए तो लॉस है, लॉस ऑफ कस्टमर है ये मेरे लिए, लॉस ऑफ रेवेन्यू है मेरे लिए। मैंने तो प्रॉफिट कमाना है, मैंने तो आपको पढ़ाना था, मैं नहीं पढ़ा सकता अब आपको, तो मैं किस तरफ मूव किया, मैंने मूव किया टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस, टेक्नोलॉजी। तो मेरा काम वही था, अभी भी आपको पढ़ा रहा हूं, पहले भी आपको पढ़ा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लॉसेस से बचत हो गई। मुझे मैं जो आप लूज कर रहा था कस्टमर को, वो मैंने लूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मेरी हेल्प की। तो इन्वेस्टर या कोई भी चीज एनालिसिस टेक्नोलॉजी वाइज अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, फिर आप उस चीज को नहीं देखते, फिर आप उसको कहते हो कि यार दिस कंपनी फ्यूचर रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, वो एक अच्छा अच्छा फैक्टर मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक एडवर्स फैक्टर लगता है मुझे। और आजकल भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ज्यादातर, यू हैव सीन इट, वर्क फ्रॉम होम के बहुत बहुत अब ऑप्शंस आ चुके हैं कि घर से काम करो बैठ के आप। इसका फायदा क्या होता है वर्क फ्रॉम होम का? एक, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है यहाँ पे, ज्यादा लोग आएंगे आपके पास काम करने के लिए, ज्यादा लोग आएंगे आपके पास काम करने के लिए, ज्यादा काम होगा, और अगर ज्यादा काम होगा तो आप रेवेन्यू ज्यादा कमाओगे, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आएंगे, ये भी इसका फायदा होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी को पेस्टल के अंदर में सिर्फ रेज करो, एग्जाम्पल्स दे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, याद नहीं करना, इधर रटना नहीं है कि पॉलिटिकल की डेफिनेशन क्या दी हुई है बुक के अंदर, जो जाके रट लो, पेपर में ये रटना नहीं आने वाला आपको। पेपर में आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है ना F1 का, तो आपको पता होना चाहिए यार व्हाट इज मेंट बाय दिस पॉलिटिकल स्टांस, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर फाइनल चीज के ऊपर हम लोग बात करें, जो कि यहाँ पे फाइनल है, लीगल। अगर मैं कहता हूँ आप एक ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस, आपने एक क्रीम बनाई, फेस क्रीम बनाई, जो कि आपने अपने कस्टमर्स को दी, और कस्टमर्स के फेस के ऊपर रैशेज आ गए, रैशेज आ गए जी, कस्टमर्स ने जब यूज किया तो फेस के ऊपर उनके रैशेज आ गए, अब वो क्या करेंगे, वो वापस आपके पास आएंगे, भाई आपसे बोलेंगे कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, गिव मी बैक माई मनी, और प्लस एडिशनल पैसे दो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे मुंह के ऊपर रैशेज आ चुके हैं आपकी क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से, आई एम एट लॉस। तो वो आप पे केस करेगा, आप पैसे देने पड़ेंगे फिर आपको, यू विल हैव अ कॉस्ट। तो ऐसी कंपनी जो लीगली एक अच्छी कंपनी ना हो, जिसके ऊपर केसेस ज्यादा है, जिसके लीगल स्टांस एक अच्छा स्टांस नहीं है, अगेन वो अनअट्रैक्टिव होती है वो। ठीक है, क्वालिटेटिव साइड पे जाते हो ना, तो ऐसी कंपनी जो कि हो सकता है रेवेन्यूज मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रही है, लेकिन उस कंपनीज को रोज ही फाइन्स हो रहे हैं, रोज ही पेनल्टीज पड़ रही हैं, इसके अलावा रोज ही उस कंपनी को क्या कहते हैं, कोर्ट के अंदर घसीटा जा रहा है कि यार आए आप ये पेनल्टी भरे, आए आप ये फाइन हमें फुलफिल करके दें, उसके ऊपर इतने ज्यादा केसेस हैं। अब मुझे खुद एक बात बताओ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एक कंपनी है, आप मुझे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं आपको 20% शेयर होल्डिंग दे देता हूँ कंपनी के अंदर, और मैं आपको रेवेन्यू बताता हूँ अपना कि यार मेरा रेवेन्यू है 1 लाख पर मंथ का, मेरा रेवेन्यू यानी साल का मेरा रेवेन्यू 12 लाख है। आप इन्वेस्ट करना चाहोगे ऑब्वियसली, और मेरा प्रॉफिट हर साल का 9 लाख रुपीज है। आप अगर सिर्फ इन स्टैट्स को देखो ना, नंबर्स को, तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। मैंने अभी आपको पेस्टल नहीं लगा के दिया, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि क्वालिटेटिवली मैं किधर हूँ, क्वांटिटेटिवली तो मैंने आपको बता दिया। अब जब कोई बंदा आपको ये बताएगा यार ठीक है रेवेन्यू इतना है, इस कंपनी के ऊपर 100 किस्म के केसेस होते हैं हर साल में, उसके फाइन्स पे करने होते हैं इन्होंने, उनकी रॉयल्टी पेनल्टीज पे करनी होती है इन्होंने, कॉस्ट पड़ती है मुझे, जिसकी वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट्स और कम हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको ये बता दूं, इन पेनल्टीज की वजह से पहले मेरा प्रॉफिट हुआ करता था 10 लाख का, आज वो हो चुका है मेरे पास 9 लाख का, प्रॉफिट गिर गया ना, प्रॉफिट गिर गया ना मेरा, इन पेनल्टीज की वजह से, इन फाइन्स की वजह से। तो क्या अब मैं एक अट्रैक्टिव कंपनी लगूंगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या आप ये करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो ये हो गया एक और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपने पेस्टल को यूज करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक कंपनी क्वालिटेटिवली वाइज कैसी कंपनी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है उस कंपनी का। पेस्टल बेसिकली आपको बताता है व्हाट इज द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन। ठीक हो गया, हम लोग फाइनल ई की तरफ अब मूव करते हैं। इसको मैं बुक से कराऊंगा, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बाकी तो समझ नहीं आते, इस वजह से मैंने खुद से करा दिया। बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है वो बाकी इसके अंदर होती है, PESTL के अंदर होती है।
लेकिन ई इज इजियर वन, मैं आपको बुक से वो वाला दिखाता हूँ कि कैसे कितना ईजी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसका बताता हूँ, फाइनल ई का जो हम लोग रह गए थे हमसे। दैट इज इकोनॉमिकल स्टैंड, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अगेन ये पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज्यादा लिंक होती है। जितनी बुरी पॉलिटिकल स्टांस होगा एक कंपनी का, एक कंट्री का सॉरी, जितना बुरा पॉलिटिकल स्टांस होगा वो उतना ही इम्पैक्ट करता है उस कंट्री की इकोनॉमी को, कि उस कंट्री की इकोनॉमी किधर जा रही है। अगर एक पॉलिटिकल स्टांस गलत है, ठीक है, वहां पे मेजर डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस वो गवर्नमेंट नहीं ले पा रही, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की वजह से, उस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, या आप ये कह सकते हो उस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमिक्स जो होती है उस कंट्री की खराब होती है। लोगों, इन्फ्लेशन आ जाएगी। अगर इन्फ्लेशन आएगी तो लोग लग्जरी आइटम्स कम खरीदेंगे। अब अगर आप ऐसे बिजनेस है जो कि लग्जरी आइटम के अंडर फॉल करते थे ऑब्वियसली, ठीक है, अगर आप एक लग्जरी आइटम बेचते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप होंडा थे या फिर आप करोला थे और आप गाड़ियां बेचते थे, इट इज अ लग्जरी आइटम। अगर महंगाई आ गई तो लोग ये तो नहीं खरीदेंगे, लोग पहले जरूरियात जिंदगी की तरफ जाएंगे, जो कि क्या है, बिजली, पानी और क्या। और यही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज अ लग्जरी आइटम, व्हाट इज अ नॉन लग्जरी आइटम, जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक आइटम। ये हम लोग पढ़ेंगे F1 के अंदर बड़ा डिटेल में। बहुत मजे का जो F1 है ना, वो सब्जेक्ट है, बड़ा कुछ सिखाता है आपको रियल लाइफ के बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में आप बहुत कुछ सिखाता है। क्या कहता है इकोनॉमिकल स्टार, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, अगेन वही बात कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाती है, इन्फ्लेशन आती है तो ऑब्वियसली जो फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हो, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है। इस तरह से बात है। अच्छा, जब भी आप पेस्टल एनालिसिस कर रहे होगे ना, आपने ये नहीं देखना कि यार PESTLE का मतलब क्या था, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर मैं पेस्टल एनालिसिस करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग अ पेस्टल एनालिसिस अपॉन अपॉन लेट सपोज, मैं कहता हूं कि बॉटल मैन्युफैक्चरर के ऊपर, बॉटल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जो कि बनाती है बॉटल्स प्लास्टिक की, उसके ऊपर कर। अब एक बॉटल मैन्युफैक्चरर को क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे, उसको प्लास्टिक चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका ये होगा, क्या ये प्लास्टिक में इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर से, या फिर इंपोर्ट करवाता हूँ, या फिर मुझे कंट्री के लोकल सोर्सेज से मिल जाता है। क्योंकि अगर इंपोर्ट करवाता हूँ और एक्सचेंज रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सचेंज रेट ऊपर जाके चला जाने वाला है पहले से, तो अगेन मुझे लॉसेज आने वाले हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। MA2 में आपने पढ़ी थी ना ये चीज, की व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स कह रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और ये सब कुछ, ठीक है। बट आपने पढ़ा था इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है। हम लोग मटेरियल कॉस्ट की यहाँ पे बात करें कि अगर आपने क्या कहते हैं इंपोर्ट्स करनी होती है कोई चीज, तो मटेरियल की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी ना, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आप ACCA की फीस पे करते हो भाई, ACCA की फीस आप एक पेपर की पे करते थे £110, आज भी वो £110 ही है, वो चेंज नहीं। अगर पाउंड में बात करूँ तो वो 80, लेकिन रुपी पहले 158 का हुआ करता था जब मैं पेपर देता था। आज वो रुपी किधर है, 300 से प्लस में जा चुका है, 396 का बिक रहा है वो पाउंड। तो मतलब पाउंड में आपको वही फीस पड़ रही है, लेकिन आपकी कॉस्ट रुपीज में ज्यादा होती जा रही है। दिस इज द सेम क्राइटेरिया जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, कि एक बॉटल मैन्युफैक्चर अगर प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं और रेट्स ऊपर चले जाते हैं ना, तो उसके लिए मसला है भाई, सीधा सीधा। उसके लिए तो मसला है ना, वो अब महंगी चीजें खरीदेगा, उसने तो बिजनेस चलाना है। फिर आपके सवाल, आपके जहन में दूसरा सवाल होना चाहिए कि यार कौन सी कंट्री में बंदा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, बिजनेस करता है, वहां का पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। अगर पेस्टल को देखना शुरू कर दूं मैं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या ये बॉटल्स जो ये बेचता है, क्या वो ऐसी बॉटल्स है जो कि महंगी हैं। अगर महंगी है और इन्फ्लेशन आ रही है, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो लोग नहीं खरीद सकते। सस्ती बॉटल्स है, फिर लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे खरीदनी नहीं है, नहीं खरीदनी। फिर आप देखोगे क्या इस कंपनी के ऊपर केसेस हैं कि नहीं है इतने ज्यादा सारे। फिर आप फर्दर देखोगे टेक्नोलॉजी, क्या ये ऑनलाइन सेलिंग करती है, या फिर ये पुरानी तरह से जैसे स्टोर्स के अंदर जाके चीजें बेचते थे हम लोग वैसे बेचती है, ठीक है। ये चीज आप देखोगे। इस तरह से आप इस कंपनी के ऊपर आप पेस्टल करोगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कंपनी के ऊपर इस वक्त पेस्टल कर भी लूं, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिस कंपनी इज राइट नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है, मैं इस कंपनी के ऊपर पेस्टल एनालिसिस करने लगा हूं, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कंपनी किधर है, पाकिस्तान में फॉल करती है, ठीक है। इसके ऊपर आप पेस्टल लगाते हैं। बॉटल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से, चलो मैं 6 जून की बात करूं, 6 जून 2023 से हमारा ये बैच शुरू होने उस दिन की बात करूं, कहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, खराब है। अब अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है तो आप क्या बोलोगे, यार द पॉलिटिकल सिचुएशन इज राइट नाउ नॉट इन लाइन विद व्हाट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। इस तरह की कोई ना कोई बात अपने जहन में लेकर आओगे ना, अंग्रेजी तो जहन में सोचनी है,
ठीक है, बुक पेपर में नहीं लिखनी, लेकिन यहीं से आप उठाओगे ना कि पेस्टल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, फॉरेन रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, लोगों की एलसीज नहीं खुल रही, कि जब आप कहीं बाहर से चीज खरीदते हो तो भाई आपको एलसी खुलवानी पड़ती है ना अपने लिए, बैंक से लोन लेते हो आप, फिर बाहर से चीज मंगवाते हो, एलसी नहीं खुल रही लोगों को। ठीक है, इसके अलावा लोन्स नहीं मिल रहे, वैसे नॉर्मली बात करें तो किस तरह से वो चीजें बनाएगा, पॉलिटिकल की वजह से। अब आ जाओ इकोनॉमिकल के, इन्फ्लेशन है भाई बहुत ज्यादा, क्या लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, ये चीज देखोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कर रहे हो, इन्फ्लेशन चल रही है इतनी ज्यादा सारी, आप ये देखोगे, यही सबसे बड़ा इस वक्त इकोनॉमिकल स्टांस है। फर्दर आप ये कहोगे इन्फ्लेशन चल रही है, बस इतना बोल रहे, सोशल की तरफ देखोगे कि भाई बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेकर जाते हैं, सोशल लिंक कर सकते हो आप यहाँ पे किसके साथ, इकोनॉमिकल के साथ, कि भाई इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होगी कि घर वाले बच्चों के लिए अब हो सकता है बॉटल्स ना खरीदे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टी के अंदर टेक्नोलॉजिकल, आप ये देखोगे क्या ये कंपनी ऑनलाइन सेलिंग करती है, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज है इनके प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपने आजकल एक बॉटल देखी होगी जो कि नॉर्मल बॉटल है, ऊपर कैप है, कैप के ऊपर वो टेम्परेचर बताती है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजिकल चीज है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो चीज, क्या ऐसी चीज है कोई इस बॉटल के अंदर जो कि अट्रैक्ट करे। फिर फर्दर आ जाता है लीगल, अगेन कोई केसेस तो नहीं चल रहे इस कंपनी के ऊपर। ठीक है, फिर आप देखोगे फाइनल ई, दैट इज एनवायरमेंटल पे। अब आ जाओ आप यहाँ पे, एनवायरमेंट, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जो कि लोग पसंद करते हैं और वो क्या एनवायरमेंटली फ्रेंडली है या नहीं है, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो या नहीं बनाते। दिस इज योर ओवरऑल पेस्टल की अप्रोच जो कि आप लेके चलोगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला, पेपर में क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, सबसे पहले आप ये समझो, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछेगा। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। अ शू मैन्युफैक्चरर makes soles from material that is imported। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया, आगे क्या कहते हैं, अब मैं आगे आपको सिचुएशन बताता हूं। द करंट एक्सचेंज रेट इज ऑन द राइज। ठीक है भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच फैक्टर वुड दिस सिचुएशन रिलेट टू इन पेस्टल। बताओ भाई, किस चीज के साथ लिंक होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये पॉलिटिकल है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये लीगल है। ऑप्शन नंबर सी, क्या ये टेक्नोलॉजिकल है, क्या ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के साथ रिलेट करेगा। या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये इकोनॉमिकल है। या ऑप्शन नंबर ई, मैं आपको एक और दे देता हूँ, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि पेपर में ऐसा ऑप्शन आने आपके पास, एमसीक्यू के अंदर होंगे चार ही ऑप्शंस, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से किया। अब अगर इसको हम लोग गौर से पढ़े क्वेश्चन को, क्या पूछ रहे हैं कि भाई एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज बनाती है वो और उस कंट्री में बेचती है, लेकिन जो उसके शूज की सोल्स हैं, अब सोल्स क्या होती हैं भाई, ये आपका शूज है जो कि आप पहनते हो, नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको सोल बोला जाता है। अब अगर ये भी मैं आपको समझा रहा हूं तो पहले भाई आप अपनी टेक्निकल नॉलेज जो है ना थोड़ी सी अच्छी करें, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, एसीसी का पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेनी, इतना भी मुश्किल नहीं आता। ठीक है, वो एक्सप्लेन करेगा किसी ना किसी तरीके से, ये तो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ ना। अच्छा, शू मैन्युफैक्चरर है, वो सोल्स जो लेता है, यानी ये वाला हिस्सा जो लेता है, उसके लिए जो बनाने के लिए मटेरियल है वो इंपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है भाई, वो इंपोर्ट है, यहां तक मुझे कुछ नहीं पता चला, इंपोर्ट करता है। लेकिन करंट एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, मतलब उसको शूज के सोल्स अब महंगी पड़ सकती हैं। ये किसके साथ रिलेट करता है, क्या पॉलिटिकल के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, नहीं करता। हाँ, इनडायरेक्टली कर सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज खराब हो सकती है, तो भाई क्या पता मटेरियल जो है, फॉरेन एक्सचेंज है वो गिरता जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऊपर जाते जा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है। लीगल कोई केस तो नहीं है ना, टेक्नोलॉजिकल कोई टेक्नोलॉजी से रिलेट उसने बात नहीं की हुई। इकोनॉमिकल, हाँ है, कैसे है कि भाई ये इकोनॉमिक फैक्टर ही है ना, कि आपके एक्सचेंज रेट्स ऊपर जाते जा रहे हैं जिसकी वजह से कंट्री की इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आएगा। पहली चीज, आप चीज महंगी बनाओगे, दूसरी चीज इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्या लोग आपसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। एक तो महंगाई हुई भी है, ऊपर से चीज आप महंगी बना के बेच रहे हो, क्या आपसे लोग खरीदेंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पार्ट नंबर डी। और यहाँ पे एग्जामिनर आपको 2 बाय 2 दे देगा,
ये वाले क्वेश्चन में आपके मार्क आ जाएंगे। दिस इज द वे यू सॉल्व अ पेस्टल क्वेश्चन इन द एग्जाम। और पेस्टल की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन हम लोग मूव करेंगे अपने कोर्स के अंदर टुवर्ड्स द कैप्लन एंड बीपीपी किट, जो कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा, तो वहां पे इससे भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इस पोर्शन को हम लोग दोबारा से देख रहे होंगे इन द कोर्स। ठीक हो गया? तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कोर्स के इस लेक्चर के आखिर में कि अपने आप को इनरोल कराएं जल्द से जल्द, ताकि हम लोग अपनी जो क्लासेस है वो टाइमली शुरू करें और आपका कोर्स जो है वो टाइमली खत्म होना शुरू हो। मैंने अगेन बताया है कोर्स कैसे होगा कि रोज आपको एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपको सुबह सुबह एक नई रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, जो कि आपको सुननी है, आपको उसमें से समझना है और उसको याद करना होगा, उसको समझना होगा जैसे मैंने कराया होगा बुक के अंदर से, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कराए होंगे वो आपने सुनने होंगे। ठीक है? फ्रॉम एवरी मंडे टू फ्राइडे आपको ये चीज करनी है। फिर मंडे टू फ्राइडे आपको एक रोज में जो सुबह एक रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूंगा लेक्चर, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से मेरे ख्याल से कोई भी सुबह 5-6 बजे और नहीं उठता होगा। अगर कोई उठता है तो मुझे प्लीज बताना, मैं जरूर उसको क्लास में शामिल करूंगा। ठीक है? लेकिन अब अगर मैं सुबह एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, आप वो सुनोगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप नोट डाउन करोगे अपने पास। वो क्वेश्चंस हमेशा अपने पास जिस भी किस्म के क्वेश्चंस होंगे वो नोट डाउन करने हैं आपने। ठीक हो गया? आपने क्वेश्चंस नोट डाउन किए, फिर सैटरडे आया, इस तरह पूरे हफ्ते आपने क्लासेस ली, आपने क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन किए, आपके पास एक बुक के अंदर एक पेज में उस हफ्ते के क्वेश्चंस लिखे हुए जो आपको नहीं समझ आए। सैटरडे आया, सैटरडे को आप मोस्ट प्रोबेबली आराम कर रहे होगे, या बीपीपी के क्वेश्चंस जो मैं दूंगा आपने वो कर लिए होंगे। ठीक हो गया? फिर बीपीपी के क्वेश्चंस के अंदर जो इशू है प्लस जो आपने क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे, वो संडे के दिन हमारी एक लाइव क्लास होगी। वो 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप ना हो जाए, आपको सब कुछ समझ ना आ जाए जो भी आपके हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा था, तब वो क्लास एंड होगी जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन आपका समझ रहे होंगे। बीपीपी के अंदर कोई इशू है तो वो समझेंगे हम लोग, मैं आपको वो करवाऊंगा। प्लस नोट डाउन जो आपने कोई क्वेश्चंस आपने पूछने थे लेक्चर्स के अंदर से, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया? थैंक यू ऑल सो मच। डू एनरोल योर सेल्फ। अगर एनरोलिंग के लिए नंबर चाहिए तो मैं आपको दे भी देता हूँ, और अगर ये वाला नंबर नहीं भी यूज करना तो आप काइंडली यूज कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 मिनट, दिस इज 007, दिस इज 007। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, कॉल करके पूछ लें, एनरोलमेंट करवाएं अपनी, ताकि हम लोग 6 जून से अपना कोर्स एक नॉर्मली शुरू करें। ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी एनरोलमेंट करवा चुके हैं, वेल गुड, डिस्काउंट भी मिल चुका होगा ऑब्वियसली, मुझे इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता, बट अपने आप को एनरोल कराएं ताकि हम लोग इस चीज़ को रेगुलर तरीके से अब शुरू करें इंशाल्लाह। ठीक है? थैंक यू ऑल सो मच, एंड आई सी यू इन द लाइव इन द लेक्चर्स इंशाल्लाह, और जो 6 जून से हमारे शुरू होंगे। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, टेक केयर।